हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए, पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं और हर प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उत्तर को सोचेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो पहला प्रश्न है, बच्चों के स्वेटर के लिए किस प्रकार का ऊन प्रयोग किया जाता है? बच्चों के स्वेटर के लिए किस प्रकार के ऊन का प्रयोग किया जाता है? तो ये भारी ऊन प्रयोग किया जाएगा, या हल्का ऊन प्रयोग किया जाएगा, या मुलायम ऊन प्रयोग किया जाएगा, या ये खा और गा है भाई। ये 2 3 है, यहाँ पे 2 व 3 ऐसा बना लेना। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। बच्चों के स्वेटर के लिए किस प्रकार का ऊन प्रयोग किया जाता है? तो चलिए हम बताते हैं। बच्चों के स्वेटर के लिए हल्का ऊन और मुलायम ऊन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। और इसमें अब अगले प्रश्न पे आते हैं। खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो 1 से 3 माह के बीच, या 4 से 6 माह के बीच, या 7 से 9 माह के बीच, या 9 से 12 माह के बीच। खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए और नहीं आपको बताया गया है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं खसरे का टीका कब लगाया जाता है। तो खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो 9 से 12 माह के बीच। प्रश्न नंबर 1 के खंड खा का ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सरसों का तेल विषाक्त होता है तेल मिलाने से, या पानी मिलाने से, या अलसी का तेल मिलाने से, या रेपसीड से? सरसों का तेल विषाक्त होता है तेल मिलाने से, पानी मिलाने से, अलसी का तेल मिलाने से, या रेपसीड मिलाने से? प्रश्न नंबर 1 खंड गा का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सरसों का तेल विषाक्त होता है, तो ये विषाक्त होता है भाई रेपसीड मिलाने से। प्रश्न नंबर गा का ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 1 के खंड खा का मुख्य रंग में कौन सा रंग शामिल नहीं है? मुख्य रंग में कौन सा रंग शामिल नहीं? तो ये लाल, या नीला, या पीला, या काला? तो मुख्य रंग में भाई, मुख्य रंग में लाल रंग शामिल होता है, नीला शामिल होता है, पीला शामिल होता है। और यहाँ पूछ रहा कौन सा रंग शामिल नहीं है? तो एक काला नहीं शामिल है, और यही आपका सही उत्तर होगा। खंड घ का ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अंगा पे आ जाएं। मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप किस माह में अधिक होता है? मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप किस माह में अधिक होता है? तो ये जुलाई से अक्टूबर माह में, या अक्टूबर से दिसंबर माह में, या जनवरी से मार्च माह में, या अप्रैल से जून माह में? मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप किस माह में अधिक होता है? तो उत्तर बताने का प्रयास करें। उस सेशन के लास्ट में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। और अपने दोस्तों को, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके साथी दोस्त हैं, जिनका आपके पास नंबर है, उनके पास शेयर कर दें। बता दें उनको कि ये सेशन चालू है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आप सफल हो पाओगे। आपकी सफलता का राज ही ये चैनल साबित होगा।
इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में आप और अपने दोस्तों से कहें, वो लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सेशन को कम से कम 2-3 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। कम से कम 2-3 बार देखोगे आपको सब याद हो जाएगा। 2-3 बार देखने पे नहीं याद होता, तब लिखने का प्रयास करना, ऐसे याद हो जाएगा। और सेशन को शेयर करते रहिए। तो मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप किस माह में अधिक होता है? तो जुलाई से अक्टूबर माह में अधिक होता है मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप। इस प्रश्न का ऑप्शन एक आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान लगाइए। सही पर सही का निशान लगाना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो चलिए भाई, अब इस पे हम प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 में देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे, तो उसमें कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 1 खंड का जो विकल्प सही होगा ऐसा। अब इसमें प्रश्न 2 में सही पे सही, गलत पे गलत का निशान लगाना है। तो प्रश्न देखें, परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम, जैली बनाकर सुरक्षित रखते हैं। परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम, जैली बनाकर सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, सही है या गलत? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम, जैली बनाकर संरक्षित रखते हैं, यह सही है। प्रश्न खा, प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में दवाएं एवं पट्टियां इत्यादि होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटिका में दवाएं एवं पट्टियां इत्यादि होती हैं। हाँ भाई, ये भी सही है, होती हैं। आगे आ जाएं। प्रश्न गा, आलू का भरवा पराठा बनाते समय उबले आलू को छीलना नहीं है। अरे भाई, छीलना है, यहाँ लिखा है नहीं है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे। आलू का भरवा पराठा बनाते समय आलू के छिलके छीलना नहीं है। आलू को छीलना नहीं है, नहीं, छीलना है भाई, छीलना है। तो यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सूजी का हलवा बनाते समय महीन छन्नी से सूजी नहीं छाननी चाहिए। अरे भाई, छाननी चाहिए, यहाँ लिखा नहीं छाननी चाहिए, छाननी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रेड रोल बनाते समय ब्रेड पानी में नहीं भिगोना चाहिए। ब्रेड रोल बनाते समय ब्रेड पानी में नहीं डुबोना चाहिए, भिगोना चाहिए। तो पानी में नहीं भिगोगे तो बनेगा कैसे ब्रेड रोल? पानी में भिगोना चाहिए, यानी कि ये भी आपका गलत है, पानी में भिगोना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए, प्रश्न पहले कैसे लिखेंगे, लिखना है आपको। प्रश्न 3 खंड का, अब यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसा लिखना चालू करेंगे। तो इसको समझ लो, प्रश्न 3 है तो प्रश्न 3 लिखेंगे, फिर खंड का है तो खंड का, फिर यहाँ से उत्तर लिखना चालू करेंगे। अब चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गर्भवती महिला की रक्षा के लिए खाली स्थान का टीका लगाया जाता है। तो चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। गर्भवती महिला की रक्षा के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा? तो भाई टीटी का टीका, टीटी, चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। तो गर्भवती महिला को टीटी का टीका लगाया जाता है, टीटी। फिर खंड खा पे आ जाएं। घर, आस पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, खाली स्थान
स्वच्छता के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या भरेंगे? खा में घर, पास पड़ोस तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, खाली स्थान स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर्यावरणीय क्या भरेंगे? पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे भर दिए पर्यावरणीय। तो चलिए खंड खा हो गया आपका। खंड गा पे विश्व मलेरिया दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है भाई? विश्व मलेरिया दिवस। तो गा का उत्तर करने का प्रयास करें। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जा रहा? तो ये मनाया जा रहा, आप लिखेंगे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जा रहा? 25 अप्रैल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा। और जब ये लिखेंगे तो विश्व मलेरिया दिवस नीली पेन से, फिर 25 अप्रैल काली पेन से, फिर को मनाया जाता है नीली पेन से, ऐसा लिखना है। हर प्रश्न में जो उत्तर हो उस पर ज़्यादा फोकस करके लिखना है, उसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, ताकि ये पता चले कि आप क्या लिखे हो, क्या सही उत्तर है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है चिकनगुनिया खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा मच्छर है जिसके काटने से होता है चिकनगुनिया? चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो चिकनगुनिया एडीज एजिट टी मच्छर के काटने से होता है। समझिए, चिकनगुनिया एडीज एजिट टी के काटने से होता है। चिकनगुनिया एडीज एजिट टी मच्छर के काटने से होता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जलते हुए व्यक्ति पर नहीं डालना चाहिए। क्या नहीं डालना चाहिए भाई? जलते हुए व्यक्ति पर क्या नहीं डालना चाहिए ये आपको बताना है। तो जलते हुए व्यक्ति के ऊपर खाली स्थान में क्या भरेंगे? पानी नहीं डालना चाहिए। जलते हुए व्यक्ति के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, खाली स्थान में आप पानी भरेंगे। तो चलिए इस प्रकार 3 प्रश्न आपके पूरे हुए। अब प्रश्न नंबर 4, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। एनोफिलीज, पिस्सू, क्यूलेक्स, डेंगू, दूध संक्रमित, एंडीज, फाइलेरिया, मलेरिया, प्लेग, टीबी। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो एनोफिलीज से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? एनोफिलीज से मलेरिया होता है। चलो मिला दिया। अब पिस्सू से क्या होता है? पिस्सू से प्लेग होता है। क्यूलेक्स से क्या होता है? क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। और डेंगू किससे होता है? एंडीज से। दूध संक्रमित से टीबी। चलिए इसको हम फिर से साफ साफ मिला देते हैं। एनोफिलीज को मलेरिया से मिला दीजिए, पिस्सू को प्लेग से मिला दीजिए, क्यूलेक्स को फाइलेरिया से मिला दीजिए, डेंगू को एंडीज से मिला दीजिए, दूध संक्रमित को टीबी से मिला दीजिए। तो इस प्रकार ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे भी आप चाहें वैसा। पर सेशन को 2-3 बार देखेंगे तभी आपको याद होगा। और इस सेशन को आप दोस्तों के बीच, जिनका नंबर है आपके पास, जो आपके संपर्क में हैं,
जिनके बारे में आपको जानकारी है शेयर कर दें और उनसे बोले सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करो और कम से कम 2-3 बार सेशन को देखो, तब याद होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में इसमें आपको उत्तर देना है भाई। प्रश्न नंबर 5 में उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज का प्रयोग करते हैं? फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उत्तर, फिर से देख लीजिए। प्रश्न 5 ये बीच में लिखेंगे, फिर खंड का, फिर यहां से लिखना चालू करेंगे। समझिए। चलिए अब आगे हम बताते हैं। फ्यूमिगेशन विधि में किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर सुनिए, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही आप 2-3 बार पढ़ेंगे, सेशन को देखेंगे, याद हो जाएगा। फ्यूमिगेशन विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। फिर से उत्तर सुन लीजिए। फ्यूमिगेशन विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। फिर से उत्तर सुन ले। फ्यूमिगेशन विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राइक्लोराइड जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार एक प्रश्न का, प्रश्न नंबर खंड का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है लेड क्रोमेट क्या है? लेड क्रोमेट क्या है? तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। शीशे का यौगिक है जो पिसी हल्दी में मिलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, लेड क्रोमेट क्या है? शीशे का यौगिक है जो पिसी हल्दी में मिलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 का खंड खा का उत्तर, लेड क्रोमेट क्या है? शीशे का यौगिक है जो पिसी हल्दी में मिलाते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न गा, शैडो वर्क की कढ़ाई किन किन वस्त्रों में अच्छी लगती है? शैडो वर्क की कढ़ाई किन किन वस्त्रों में अच्छी लगती है? तो चलिए हम इसको सुनाते हैं, बताते हैं किन किन वस्त्रों में अच्छी लगती है। शैडो वर्क की कढ़ाई महीन वस्त्र, बायल, जारजेट, आरंगड़ी आदि में ही अच्छी लगती है। फिर से उत्तर सुन लें। शैडो वर्क की कढ़ाई किन किन वस्त्रों में अच्छी लगती है? तो उत्तर शैडो वर्क की कढ़ाई महीन वस्त्र, वायल, जारजेट, आरंगड़ी आदि में अच्छी लगती है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? तो चलिए प्रश्न नंबर 5 खंड घ का उत्तर हम आपको बताते हैं, याद करने की कोशिश करें। बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? तो बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल आदि पर भेजे जाते हैं। और बच्चों साथ में सुन लो, ये नया सेशन में हम इसी पे कक्षा 8 की जो आप लोग हैं बच्चे, वो सब सारे बच्चे कक्षा 9 का क्लास इसी चैनल पर देखेंगे। हम अगले सेशन में जो आपका, जब आप लोग कक्षा 9 में जाएंगे तो आपको इसी चैनल पर पूरे
कोर्स की फुल कोर्स की तैयारी फ्री में हम इसी पर करवाएंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि अप्रैल से आपका क्लास इसी चैनल पर चलेगा। आप कक्षा 8 में हैं, आप कक्षा 8 पास होंगे, 9 में जाएंगे तो आपका इसी चैनल पे पढ़ाई चालू कर दिया जाएगा। आप पढ़ाई चालू रखना। आपका हफ्ते में एक दिन आपका क्लास लेंगे और वो दिन कौन सा होगा? बुधवार। बुधवार के दिन आपको शाम के समय 5 से 6 के बीच में 1 घंटा आपकी रेगुलर पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। कक्षा 8 पास होने के बाद कक्षा 9 में जब जाओगे तो बुधवार को 5 बजे से 6 बजे तक आपका क्लास चलेगा, हफ्ते में एक दिन। तो चलिए उत्तर पे बताने का प्रयास करें। बधाई पत्र किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं? तो बधाई पत्र विशेष अवसरों, त्योहारों, जन्मदिन, नए साल आदि पर भेजे जाते हैं। अब ये आप 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पान के धब्बे किससे छुड़ाए जा सकते हैं? पान के धब्बे किससे छुड़ाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। पान के धब्बे छुड़ाने के लिए हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए। फिर से सुन लें। पान के धब्बे छुड़ाने के लिए हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपको हमने ये प्रश्न उत्तर वाले आपको उत्तर बताए, प्रश्न बताए। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए भाई लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी प्रश्नवार, सभी प्रश्न के अंक समान हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम 50 शब्दों में देना है आपको। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का हम आपको बताते हैं। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्न आपको देने हैं और सभी प्रश्न के उत्तर समान हैं और कम से कम 50 शब्दों में सभी प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो प्रश्न नंबर 6 खंड का प्रश्न देखें। मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? और ये नहीं कि आप एक लाइन में उत्तर दे दें, एक लाइन में नहीं, जैसा सुना रहा हूं वैसा उत्तर देने का प्रयास करें। मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम आपको जैसा बता रहे हैं भाई, एक लाइन 2 लाइन में लिखे या सुनाए तो काम नहीं बनेगा। आपको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप याद करने की कोशिश करें, हम आपके फुल कोर्स की तैयारी करवा देंगे। तो मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए आप क्या करेंगे, वर्णन करें। तो आप लिखेंगे मिलावटी वस्तुओं से बचने के लिए हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। कैसे लिखेंगे? मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। समझिए कैसा लिखेंगे? मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। फिर लिखेंगे नंबर 1, जहां तक संभव हो दूध विश्वस्त विक्रेताओं से लें। जहां तक संभव हो दूध विश्वसनीय विक्रेताओं से लें, जिनके बारे में, जिस दूध विक्रेता के बारे में तुम्हें जानकारी हो, दूध उससे लें। फिर दूसरा लिखेंगे नंबर 2, आटा, बेसन, पीसे मसाले, बढ़िया तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर ही बनाएं। आटा, बेसन, पीसे मसाले, बढ़िया तथा पापड़ आदि भोज्य पदार्थ घर पर बनाने का प्रयास करेंगे। फिर लिखेंगे ताजे व अच्छे किस्म के फल व सब्जी खरीदें। यदि संभव हो तो घर पे साग की वाटिका लगाएं और सब्जियां उगाएं।
फिर नंबर 4, अनाज तथा दालें आदि खरीदते समय यह देख लें कि वह पुरानी या कीड़े युक्त ना हो। तो फिर से हम सुना देते हैं। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए आप क्या करेंगे, तो आप लिखना चालू करेंगे। मिलावटी वस्तुओं से बचाव के लिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। नंबर 1, जहां तक संभव होगा हम दूध अपने जानकार विक्रेताओं से लेके, जिन दूध विक्रेताओं के बारे में हमें सही जानकारी होगी हम दूध उनसे खरीदेंगे। फिर नंबर 2 लिखेंगे, आटा, बेसन, पिसे मसाले, बढ़िया तथा पापड़ आज भोज्य पदार्थों घर पर ही बनाएंगे। हम बाजार से लाने का कम से कम प्रयास करेंगे और स्वच्छता के साथ घर पर ही निर्माण करेंगे। फिर नंबर 3, ताजे व अच्छे किस्म के फल व सब्जियां खरीदें। यदि संभव हो तो घर में शाक वाटिका लगाएंगे। अपने घर में शाक वाटिका के माध्यम से अच्छी सब्जियां तैयार करेंगे और ताजे व अच्छे किस्म के फल और सब्जियों को हम कोशिश करेंगे कि ताजे हों, अच्छी जगहों से लाएं और कोशिश तो रहेगी कि हम शाक वाटिका से ही ये प्राप्त करें। नंबर 4, अनाज तथा दालें खरीदते समय ये देख लेंगे कि ये पुरानी ना हो, कीटाणुयुक्त ना हो। उसको बारीक से ध्यान देकर अनाज और दालों में देखेंगे पुरानी ज़्यादा ना हो, कीड़े युक्त ना हो। ये ध्यान देने की बात रहेगी। ऐसा करते वक्त हम सब बातों पर ध्यान देंगे, तभी हम मिलावटी वस्तुओं से अपने को बचा पाएंगे। मिलावटी वस्तुओं के लिए हम इन सब उपायों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, इस तरह आपको सुना दिया एक लाइन में, या उसको ये नहीं कि उसी को बार बार बोलते रहो। जो सुनाया हूँ वैसा आप याद करना है, वैसा ही आपको सुनाना है। 1 बार 2 बार 3 बार देखो सेशन को, आपको याद हो जाएगा। फिर अगला क्या है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण और उपचार लिखिए। निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण और उपचार लिखिए। प्रश्न नंबर खंड खा, निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण किसे कहते हैं, लक्षण और उपचार। हम आपको बताते हैं कि निर्जलीकरण किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या हैं और उसके उपचार क्या हैं। तो सुनिए ध्यान से। हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। सुनते चलें, हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए, यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसा बार बार दस्त और उल्टी होने से होता है। फिर सुन लें, हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसा बार बार दस्त और उल्टी होने से होता है। इसके लक्षण हैं, शरीर का कमजोर होना, हाथ पैर ठंडा हो जाना। पहला लक्षण क्या है, शरीर का कमजोर होना, हाथ पैर ठंडा हो जाना। दूसरा लक्षण है थकान अनुभव करना। क्या भाई, थकान अनुभव करना। तीसरा लक्षण है कार्य करने की अनिच्छा। चौथा लक्षण है प्यास, इसमें ज्यादा प्यास लगती है। फिर से सुन लें, हमारे शरीर में लगभग 75% पानी होता है। यदि किसी कारण शरीर में जल की कमी हो जाए तो इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसा बार बार दस्त और उल्टी में होने से होता है। इसके लक्षण है शरीर का कमजोर होना,
हाथ पैर ठंडा हो जाना। नंबर 2, थकान अनुभव करना। नंबर 3, कार्य करने की अनिच्छा। नंबर 4, प्यास लगना। उपचार क्या है, इसके उपचार भी हम आपको बताते हैं। 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल गिलास में डालकर कई बार पिएं। 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल गिलास में डालकर कई बार पिएं। नंबर 2, यदि घोल ना हो तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिएं। यदि घोल ना हो तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिएं। फिर से सुना देते हैं। 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल गिलास में डालकर कई बार पिएं। नंबर 2, यदि घोल ना हो तो 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर पिएं। तो चलिए भाई ये 2 प्रश्न के उत्तर हो गए हैं। अब प्रश्न गा देख लेते हैं। ऊन का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ऊन का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसका हम आपको उत्तर बताते हैं। सुनिए इसका उत्तर, और जैसा बोल रहा हूं वैसा ही याद करके सुनाना है आपको। तो चलिए, ऊन का चुनाव करते वक्त तो आप लिखेंगे, ऊन का चुनाव करते वक्त हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऊन का चुनाव करते वक्त हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अच्छी बनावट और मजबूती के लिए स्वेटर की ऊन सबसे अच्छे किस्म की होनी चाहिए। नंबर 2, व्यक्ति को आय व रंग के अनुसार ऊन लेनी चाहिए। नंबर 3, हमेशा हल्की ऊन लेनी चाहिए क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। नंबर 4, बड़ों के लिए हल्के रंग की और बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेनी चाहिए। नंबर 5, पक्के रंग की रोएदार और अच्छी प्रकार से बटी हुई ऊन लेनी चाहिए। फिर से उसको सुन लें। ऊन का चुनाव करते वक्त हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, अच्छी बनावट और मजबूती के लिए स्वेटर की ऊन अच्छे किस्म की होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, फिर से सुन लें। अच्छी बनावट और मजबूती के लिए स्वेटर की ऊन अच्छे किस्म की होनी चाहिए। नंबर 2, व्यक्ति की आयु व रंग के अनुसार ऊन लेनी चाहिए। दूसरा, व्यक्ति की आयु व रंग के अनुसार ऊन लेनी चाहिए। नंबर 3, हमेशा हल्की ऊन लेनी चाहिए। हमेशा हल्की ऊन लेनी चाहिए क्योंकि उसकी लंबाई अधिक होती है। बड़ों के लिए हल्के रंग की और बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेनी चाहिए। नंबर 4 में बड़ों के लिए हल्के रंग की और बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेनी चाहिए। नंबर 5, पक्के रंग की रोएदार और अच्छी प्रकार से बटी हुई ऊन लेनी चाहिए। नंबर 5 में पक्के रंग की रोएदार और अच्छी प्रकार से बटी हुई ऊन लेनी चाहिए। तो इस प्रकार ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हम दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में इसमें ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और सभी प्रश्नों के आपको करना है। सभी प्रश्नों को करना है। सभी के अंक समान हैं और कम से कम 100 शब्दों में भाई करना है। इससे कम में ये नहीं करना है। और जैसा हम आपको बताएंगे, जैसा हम आपको सुनाएंगे, वैसा आप याद करने की कोशिश करना। और उससे कम में लिखने से काम नहीं चलेगा भाई। उससे कम में हम आपसे नहीं सुनेंगे। जैसा आपको बताएंगे, जैसा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वैसा आप हमें सुनाना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है,
मस्तिष्क ज्वर के कारण एवं लक्षण लिखिए। मस्तिष्क ज्वर के कारण एवं लक्षण लिखिए। तो इसको हम अब आपको सुनाते हैं, सुनिए भाई ध्यानपूर्वक और याद कीजिए। मस्तिष्क ज्वर के कारण एवं लक्षण लिखिए। तो लिखना कारण क्या है, मस्तिष्क ज्वर के कारण इस प्रकार हैं, ऐसा लिखना। मस्तिष्क ज्वर के कारण इस प्रकार हैं। तो यह रोग फ्लेवियारस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर माह में अधिक होता है। इस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुअर हैं। यदि एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो इस रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। तो इसमें लक्षण क्या है, लक्षण आएगा तेज बुखार आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में थकावट होती है, बोलने में परेशानी होती है, आंखें लाल व चढ़ी चढ़ी होती हैं, बेहोशी आ जाती है, दांत बंध जाते हैं, हाथ पैरों में अकड़न आ जाती है, झटके लगना व मुंह से झाग निकलना आदि लक्षण हैं। फिर से हम आपको सुना देते हैं, पर जैसा हम सुना रहे हैं ऐसा ही सुनाने की कोशिश करना। मस्तिष्क ज्वर, यह ज्वर संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग फ्लेवियारस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग फ्लेवियारस से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर माह तक अधिक होता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है। इस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है। इस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुअर हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुअर हैं। फिर से सुन लें, जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुअर हैं। यदि एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वतंत्र व्यक्ति को काट ले तो इस रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। यदि एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो इस रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण में नंबर 1 तेज बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना। फिर से सुन लें, तेज बुखार आना, चिड़चिड़ापन होना। नंबर 2 सिर में दर्द, शरीर में थकावट होना। सिर में दर्द, शरीर में थकावट होना। नंबर 3 बोलने में परेशानी होना। नंबर 3 बोलने में परेशानी होना। नंबर 4 आंखें लाल एवं चढ़ी चढ़ी होना। नंबर 4 आंखें लाल एवं चढ़ी चढ़ी होना। नंबर 5 बेहोशी आना। नंबर 5 बेहोशी आना। नंबर 6 दांत बंध जाना। नंबर 6 है दांत बंध जाना। नंबर 7 हाथ पैरों में अकड़न आ जाना। नंबर 7 हाथ पैरों में अकड़न आ जाना। नंबर 8 झटके लगना तथा मुंह से झाग निकलना। 7वां है 8वां झटके लगना तथा मुंह से झाग निकलना। तो इस प्रकार आप लिखने का, याद करने का प्रयास करेंगे। इससे कम में भाई काम नहीं चलेगा। वो अच्छी तरह 2-3 बार सेशन को देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। बस 2-3 बार सेशन को देखें और 2-3 बार देखने पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर
याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन क्या है? घर सज्जा में इनकी क्या भूमिका है? गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन क्या है और गृह सज्जा में इनकी क्या भूमिका है? तो आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हम इसको सुनाते हैं और कम से कम 100 शब्दों में उत्तर देने हैं। ये नहीं कि एक लाइन में उत्तर दे के चले आएं, एक लाइन में हमें सुना दें, एक लाइन में नहीं सुनाना है। तो हम पूरे फुल कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जैसा आपको सुना रहे हैं, याद करवा रहे हैं, वैसा आप याद करना है। तो गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन, तो गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन इस प्रकार हैं, ऐसा लिखना। गृह सज्जा के लिए उपयुक्त साधन इस प्रकार हैं। नंबर 1, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन हैं। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पालिश करते रहना चाहिए। फिर से सुन ले। नंबर 1, गृह सज्जा के साधन में फर्नीचर, मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के साधन हैं। उन्हें समय समय पर पोंछते, धोते व पालिश करते रहना चाहिए। नंबर 2, कालीन या दरी, चटाई भी घर के फर्श की सज्जा बढ़ा करते हैं। नंबर 2, कालीन, दरी या चटाई भी घर के फर्श की सज्जा बढ़ाते हैं। नंबर 3, पायदान, जूट व रबड़ से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। पायदान, जूट व रबड़ से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। चित्र में क्या है? चित्र, पेंटिंग, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चित्र और पेंटिंग, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, रंगोली, फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। ये हेडिंग डाल देना भाई, तो अच्छा रहेगा। रंगोली हेडिंग डालना, फिर लिखना रंगोली, फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। हेडिंग डालना। पर्दे, ये काली पेन से लिखना है। घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। फिर 7वां हेडिंग डालेंगे, फूल पौधे। 7वें हेडिंग में फूल पौधे लिखेंगे। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। फूल पौधे हेडिंग में लिखेंगे। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। नंबर 8 में लिखेंगे बिजली उपकरण, हेडिंग डालेंगे बिजली उपकरण। आजकल, फिर नीली पेन से लिखना चालू करेंगे। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों पर है। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों पर है। फिर 9वां हेडिंग डालेंगे मनोरंजन के साधन। 9वीं हेडिंग डालेंगे मनोरंजन के साधन। फिर लिखेंगे टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। मनोरंजन के साधन में मनोरंजन के साधन में टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। और फिर हेडिंग डालेंगे 10, पत्र पत्रिकाएं, काली पेन से हेडिंग 10 में पत्र पत्रिकाएं। फिर नीली पेन से पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। 11वां हेडिंग डालेंगे, मेज, मेज पर लिखेंगे मेज, मेज पर लिखेंगे 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 मेज पर लि
फिर से पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। फिर से सुन लीजिए इसको पूरा। गृह सज्जा के लिए साधन इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे फर्नीचर काली पेन से। नंबर 1 फर्नीचर काली पेन से हेडिंग डालेंगे। फिर उसके आगे लिखेंगे मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि फर्नीचर गृह सज्जा के प्रमुख साधन हैं। उन्हें समय समय पर पूंछते, धोते व पॉलिश करते रहना चाहिए। फिर नंबर 2 हेडिंग डालेंगे कालीन, दरी या चटाई भी घर के फर्श की सज्जा करते हैं। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे पायदान। फिर नीली पेन से जूट व रबड़ से बने पायदानों का प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। नंबर 4 हेडिंग डालेंगे चित्र, पेंटिंग, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 5वीं हेडिंग डालेंगे रंगोली। फिर नीली पेन से लिखना चालू करेंगे फर्श पर आकर्षक रंगों से रंगोली बनाई जाती है। फिर हेडिंग डालेंगे 6वीं पर्दे। 6वीं हेडिंग में पर्दे। फिर नीली पेन से घर की सज्जा में फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे, खिड़कियों या पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। फिर 7वीं हेडिंग फूल पौधे। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। घर में गमलों में लगे पौधे, फूलों के गुलदस्ते घर को सजाते हैं। फिर 8वीं हेडिंग डालेंगे बिजली उपकरण। आजकल विद्युत चालित सामग्री से सजावट का चलन जोरों पर है। फिर 8वीं हेडिंग डालेंगे मनोरंजन के साधन। 9वीं हेडिंग में मनोरंजन के साधन। तो आप फिर आगे नीली पेन से टेप, रेडियो, टीवी आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। टेप, रेडियो, टेलीविज़न आदि घर की शोभा बढ़ाते हैं। फिर हेडिंग 10वीं डालेंगे पत्र, पत्रिकाएं। 10वीं हेडिंग में पत्र, पत्रिकाएं और नीली पेन से लिखना चालू करेंगे पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। पत्रिकाएं में फिर सुन लें पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं ज्ञानवर्धन के साथ साथ मेज पर सजावट के काम भी आते हैं। तो इस प्रकार ये गृह सज्जा निर्माण के साधनों का हमने बताया, इनकी क्या भूमिका है ये भी बताया। और आप ये नहीं कि एक लाइन में या एक शब्द में उत्तर दें, कम से कम 100 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।